Hello, it's me, long time no see, and this is episode 161 of the Jincast series. आप मुझे तो जानते ही हैं, इसलिए तो आप इस चैनल पे हैं और हम एक बार फिर आ गए आपकी खिदमत में हाजिर। सवाल बहरहाल वही है कि कहानियाँ हैं, हम हैं, आप हैं, और जो आती हैं वो हम सुना देते हैं, और जो रह जाती हैं वो अगली दफ़ा सुना देते हैं। कुछ लोग ईमेल करते हैं, बताते हैं कि भाई फ़लाना नंबर में डाल देना, लेकिन द पॉइंट इज़ डल जाएगी, फिक्र की बात नहीं है वो, क्योंकि एक सेट बना के चलते हैं तो ऑब्वियसली फिर उसमें ऐड करते हैं, अगले वाले में ऐड कर देंगे। एंड एक और चीज़ ये कि कोशिश किया करें कि ईमेल पे भेजा करें, इंस्टाग्राम पे ना भेजा करें। और सोच रहा हूँ मैं अनकरीब एक सिम लेके डाल दूँ, एक नंबर, उस पर आप भले व्हाट्सएप कर दिया करें, जो बेहतर लगे। तो ईमेल का ये होता है कि उसका प्रिंट निकाल के या किसी तरीके से नरेट करने में बहुत आसानी रहती है, तो उसका अपना एक एडवांटेज रहता है। एनी हाउ, बहुत बातें हो गई, और आज की पहली स्टोरी जो आ रही है, एंड वो आ रही है मुसद्दिक साहब की। मुसद्दिक साहब ये कहते हैं कि इनके कज़न की ये बेसिकली कहानी जो 7 साल पहले की है। उन्होंने घर शिफ्ट किया था। अब वो घर शिफ्ट करने की वजह क्या थी कि उनका पिछला घर जो था उसमें कुछ इश्यूज थे, और वो अपना बताते हैं कि भाई इनके कज़न की ज़बानी, मतलब कज़न बता रहे हैं इनकी ज़बानी, ये अपने बड़े भाइयों के साथ एक कमरे में सोते थे और उसमें खिड़की थी। ये छोटे थे, बाकी 2 बड़े भाई थे। अब ये रात में किसी पहर मतलब उठी, इनकी आँख खुली तो 3 बज रहा होगा, तो इन्होंने खिड़की से नीचे देखा तो इन्हें एक छोटा सा बच्चा नज़र आया जो वहाँ खेल रहा था। इनको बहुत ऑफ लगा और कुछ अजीब लगा और डर लग महसूस होने लगा। तो ये इन्होंने सोचा कि मेरे बड़े भाई तो दोनों सो रहे हैं, तो मैं अपने अम्मा अब्बा के कमरे में चला जाता हूँ, क्योंकि छोटे थे, डर लग रहा था। तो कमरे से जैसे ही बाहर निकले तो बड़े भाई की अंदर से आवाज़ आई कि मैं जाग रहा हूँ, मसला मतलब वापस आओ, मैं जाग रहा हूँ, मसला क्या है, क्या मतलब, इस तरह की कोई बात उसने की। अब ये जब वापस अंदर गए तो देखा कि बड़े भाई साहब तो बिल्कुल सो रहे हैं और हिल ही नहीं रहे, और एज़ यूजुअल बाकी सब कुछ खाली। इन्हीं ने फिर थोड़ा उसमें आके, खौफ में आके, मतलब भाई को हिलाया कि मैंने क्या हुआ। तो भाई ने मतलब नींद की हालत में बोला, क्यों उठा रहे हो मुझे। तो उसने बोला कि आपने मुझे बुलाया है वो आवाज़ दे के वापस, जिस पे उसने मना किया और कहा मैं सो रहा हूँ भाई, तंग नहीं करो। अब ये इस बात से इनके कज़न बहुत डर गए। अब ये तो एक कहानी थी, लेकिन इस तरह के कुछ और वाक़यात इस घर में हुए जिसकी वजह से इन्होंने 7 साल पहले छोड़ दिया, और ये कहानी मुसद्दिक साहब को सुनाई और फिर इन्होंने हमें शेयर की। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और इसके बाद एक अगली स्टोरी है जो कि अनोनिमस है, क्योंकि साहब जिनने भेजी है वो अपना नाम नहीं बताना चाहते। अब ये कह रहे हैं कि पिछले साल, मेरा ख्याल है, या उससे पिछले साल, ये जो है ये भी एक कज़न की ही स्टोरी लिख के बता रहे हैं, अपने भाई की, खालाजाद, मामूजाद, वटेवर। तो ये कहते हैं कि इनके घर वाले जो थे कज़न के, वो कहीं किसी और शहर जा रहे थे, किसी शादी या किसी तकरीब में, और 2 हफ्तों के लिए जाना था। तो इन्होंने, अपने साहब ने, कज़न साहब ने एक प्लान बनाया कि अपने दोस्तों के साथ हुंजा चले आए। अब चले गए, वो भी चले गए, लेकिन ये वापस जल्दी आ गए कुछ दिन पहले घर वालों से, और फिर खाली घर में रुक गए। अब इनके वालिद साहब ने इनको समझाया हुआ था कि भाई खाली जगह पे आओ तो मतलब सूरह पढ़ो या इस तरह की कुछ ना कुछ पढ़ो, या आयतुल कुर्सी पढ़ लो, कुछ पढ़ो। तो इनके घर में 3 फ्लोर थे, एक बेसमेंट था, एक ग्राउंड फ्लोर था, और एक ऊपर वाले फर्स्ट फ्लोर था। तो ये अपने ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे गए इस तरह अपने कमरे में, तो पढ़ ही आए थे, इस ग्राउंड पे पढ़ी। और जब बेसमेंट में गए तो बेसमेंट में जाके इन्होंने ऐसी ही कोई मूवी का डायलॉग मार दिया कि हेलो टू द फादर सन एंड समथिंग करके, इस तरह करके उन्होंने कोई डायलॉग मार दिया 3 लोगों के हिसाब से। अब ये बोलते हैं कि इन्होंने तो कुछ सोचा नहीं ज़्यादा, और टाइम गुजरा और ये अपने कमरे में जाके ऊपर लेट गए। अब लेट तो गए, सो गए। उसके बाद थोड़ी देर के बाद आधी रात को, या रात की किसी पहर इनकी आंख खुली तो इन्होंने देखा कि 3 लोग, जिन्होंने अपने ऊपर कुछ चादरें सी डाली हुई हैं, जिसको इन्होंने क्लोक्ड फिगर कहा है, ग्रे कलर की,
वो खड़े हुए इनके सामने और अजीब तरीके से इनको घूर रहे हैं। अब ये कहते हैं कि ये तो इन्होंने आंखें बंद की और फिर सूरह पढ़ने शुरू कर दी, क्योंकि डर गए थे। इनको पता था घर खाली है, घर में इस वक्त कोई भी नहीं है। और फिर देखा तो वो जा चुके थे। ये तो हो गया, रात गुजर गई, घर वाले भी आ गए, लेकिन ये कहते हैं कि आज भी रात में कभी कभी, कभी कभार, हफ्ते में, 10 दिन में, 1 महीने में, सार सोते में से आंख खुलती है और ये देखते हैं इनके कज़न के 3 लोग जिन्होंने ग्रे सी चादर अपने ऊपर डाली हुई है, वो इन्हें खड़े हुए देख रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और उसके बाद अगली जो कहानी आ रही है वो राबील साहबा की है। अब ये कहती हैं कि पहली दफ़ा इनके साथ जो वाक़या हुआ वो उस वक्त हुआ जब ये 7 साल की थी। अब ये लोग एक जॉइंट फैमिली मतलब में रहते थे, तो ऊपर की ये किसी मंजिल में थी और ऐन मगरिब के टाइम पे ये, अब जैसे बता रही हैं, 7 साल की थी, ये बाहर निकली और एक कॉरिडोर सा था और नीचे की तरफ देखनी थी उस बैल्कनी कॉरिडोर टाइप जगह से, और देखनी थी कि इनकी कोई मेड या कोई मासी केयर टेकर वगैरह कोई इस तरह की कोई आ रही हैं, और ये ऊपर से ऐन मगरिब के टाइम नीचे उसको देख रही थी, रास्ते में थी। बहरहाल इसी तरह इनकी तो ध्यान नीचे की तरफ था, तो इनको पीठ पे या कमर पे किसी ने ज़ोर से मारा। अब ये चौंक के जब मुड़ी तो थोड़े फासले पे नीचे जाने वाली जो सीढ़ियाँ थीं वो इनसे 4 फुट पे या 5 फुट पे होंगी। वहाँ पे ये कहती है एक अजीब सा आदमी जो कि 7-8 फीट लंबा लग रहा था इनको, और मुस्कुरा रहा है इनको देख के, लेकिन उसकी ख़ास बात यह है कि उसकी आंखें इतनी छोटी थीं कि वो ना होने के बराबर थीं और वो इनको देख के मुस्कुरा रहा था। बहरहाल ये डर गई, शोर मचाया, अंदर चली गई अम्मा के पास, और ऊपर से इनकी मेड आ रही थी, तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ और एक आदमी था। तो अम्मा बाहर निकली, उन्होंने पूछा, जो ऊपर से मेड आ रही थी उसने बताया कि भाई सीढ़ियों का यही रास्ता है, इधर से तो कोई नहीं उतरा, और ये सारी बातें हुई। बहरहाल बच्ची डर गई और अम्मा ने इनकी कहा कि इसके बाद मगरिब के टाइम तुम कहीं जाना नहीं, ख़ासकर बाहर कहीं खुले में या अंदर रहना। अब ये कह रहे हैं कि कुछ अरसे के अंदर ही ये पूरी फैमिली जो थी पिकनिक पे गई, वो भी मकली। अब लोग घूम रहे हैं, आगे पीछे जा रहे हैं, आ रहे हैं, और ये बड़ी शरारती इधर से उधर जा रही हैं, भाग रही हैं, दौड़ रही हैं, और बकौल ख़ुद के कह रही हैं कि कभी कब्र, किसी की कब्र पे चढ़ें और वहाँ से छलांग मार दें, और इस तरह की हरकतें भी कर रही थी, और इनको इस बात पे डांटा भी गया। अब ये पूरा ग्रुप कहीं जाने लगा तो ये पीछे उछल कूद करती हुई आ रही थी। तो ये कहती हैं कि अब वो ग्रुप आगे है और मैं पीछे पीछे आ रही हूँ, तो नोटिस इन्हीं किया कि एक जगह ज़मीन पे कब्र नहीं है और वहाँ एक ज़मीन में अजीब सा सुराख है और उसमें से लोग बाहर निकल रहे हैं। ये रुक गई और उसको तो हैरत से देखने लगी, तो वो ज़मीन से मतलब लोग बाहर निकल रहे हैं और एक लाइन, एक कतार में चलते जा रहे हैं, और लिटरली कह रहे हैं कि कुछ में तो घोड़ा गाड़ियाँ भी थीं और इस तरह का एक अजीब किस्म का काफ़िला निकलता जा रहा है लाइन में, जो समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। उतनी देर में इन्होंने कहा कि फिर मुझे वही आदमी नज़र आया, छोटी छोटी आंखों वाला, लंबा सा, सफ़ेद कपड़ों में। वो आया इनकी तरफ और उसने इनको कहा बड़े एक अजीब स्टाइल में कि ये सारे हज के लिए जा रहे हैं, और इसको फिर डांटा कि तुम अपने घर वालों के पास जाओ, जाओ यहाँ से। अब ये कहती हैं वो बात तो गुजर गई, और वो उस वक्त तो छोटी थी, तो उनको समझ में भी नहीं आया कि ये क्या मैं देख रही हूँ, ये क्या हो रहा है। अब ये कहती हैं कि अभी ये 14-15 साल की एज में इनके साथ सुबह के टाइम पे ये हुआ, फजर में। इनके वालिद की मतलब आदत की अच्छी बात थी कि ज़ोर ज़ोर से नमाज़ पढ़ते थे, तो आवाज़ आती थी। तो इनके कमरे का दरवाज़ा खुला होता और वो बाहर ही नमाज़ पढ़ रहे थे, और ये रास्ते में लेटी हुई थी। अब ये कहती हैं कि मैं लेटी हुई थी, नींद में थी, लेकिन जाग गई थी, आंखें बंद थी और एक गुनूदगी वाली हालत थी। बाहर कमरे के वो नमाज़ पढ़ रहे थे और एक आवाज़ आ रही थी, तो एक जहन दिमाग में एक सुकून भी था कि वालिद साहब हैं। अब ये कहती हैं कि थोड़ी देर में मैंने नोटिस किया कि इनकी तरफ कोई आदमी आ रहा है जिसने कोई ब्राउन कलर के कपड़े पहने हुए, और वो बिल्कुल इनके पास आके खड़ा हो गया, और ये दरवाजे के मतलब रास्ते में ही लेटी हुई थी, और उसने इनको
कहा कि हटो यहाँ से। और वो जिस तरह बोल रहा था लग रहा था कि बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, और लेकिन ये कहती हैं कि इनका ये हाल था कि ये हिल नहीं पा रही थी, इनसे तो मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो इशारे करता रहा, हटो हटो हटो, ये हटी नहीं, क्योंकि हट पा रही, हिल ही नहीं पा रही थी। तो वो इनके आर पार चला गया। कहते हैं कि जैसे वो आर पार जा रहा था तो ऐसा हो गया था जैसे कई मन वज़न इनके ऊपर पड़ा हुआ था, और जैसे ही वो मतलब गुजरा, उसके बाद ये बिल्कुल रिलैक्स हो गई, और इतनी रिलैक्स हो गई, कह रही हैं कि मैं तो फिर गहरी नींद सो गई। और सवाल इनका ये कहती हैं कि मेरा सवाल सिंपल है कि क्या ये स्लीप पैरालिसिस था या कुछ और था। अब थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। मुझे लगता नहीं है स्लीप पैरालिसिस था। ये सारे केस जो हैं दो जो आपने बताए, वो तो सिंपल ऐसा लगता है कि आप रास्ते में किसी की आई और उसने रास्ते से आपको हटाने के लिए किया, क्योंकि कहा भी जाता है कि रास्ते में नहीं लेटना चाहिए। तो ये तो आई गेस यही सिंपल केस है। बहरहाल मकली वाला केस जो है, आई कैंट से एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन कहा यह जाता है कि जिनका इंटरेक्शन एक दफ़ा इस तरह का हो जाता है तो फिर उनको चीज़ें कभी कभी ना कहीं दिखती हैं। तो आई गेस ऐसा ही कुछ होगा। लेकिन बहरहाल रास्ते में ख़ासकर मगरिब के टाइम कहीं पे सोना लेटना या बंद रास्ता करके नहीं खड़ा होना चाहिए। एनी हाउ आगे बढ़ते हैं, और ये अगली स्टोरी इकरा साहिबा की है, जो बताती हैं कि हम 3 साल या इस तरीके से 4 साल के बाद हम छुट्टी मनाने आया करते थे पाकिस्तान। 2010 या 11 की बात है कि इन लोगों ने नया घर अपना बनाया था। ये इनकी 2 सिबलिंग्स और इनकी वालदा वो पाकिस्तान जल्दी आई थी, और उनके बड़े भाई और वालिद वो 1 महीने के बाद आने थे, क्योंकि वहाँ कोई काम चल रहा था, कारोबार, काम करते, नौकरी करते, कुछ करते हैं। और ये जो है, ये रहती बात है, छोटे बच्चे और अम्मा थी, तो काम इसलिए घर को देखने, सजाने और इस तरह की वजह से जल्दी आए थे। अब ये कहते हैं ये उस वक्त 15 या 16 साल की थी, और 5 वक्त की नमाजी थी। इनकी वालदा भी बहुत रिलीजियस थी, ये सब कुरान भी रोज़ पढ़ते थे, सूरतों की विरद होती थी वगैरह वगैरह। लेकिन पाकिस्तान आने के बाद और नए घर, गेस्ट, चीज़ों की अरेंजमेंट और इन सब चीज़ों के बाद ये आदत थोड़ी सी रुक गई थी, और ये एक्टिविटीज़ थोड़ी डिले हो जाती थी या मिस हो जाती थी, और इस तरह का एक सिलसिला शुरू हो गया था। अब ये कहती हैं कि कुछ नॉर्मल, मतलब शुरू में तो हिसाब था, लेकिन वही जो आपको बताया कि रूटीन इनका जो था वो ख़राब हो चुका था। 3-4 दिन के बाद इनकी वालदा अपनी बहनों के साथ, यानी इनकी खालाओं के साथ किसी से मिलने, किसी रिश्तेदार से मिलने अस्पताल गई कि वो बीमार हैं और बहुत मतलब परेशान है, तो वो लाहौर चली गई और इनको अपने कज़नों के साथ घर पे छोड़ गई, जो कि बहन भाई इनके यहाँ रुके हुए थे जब तक ये लोग पाकिस्तान वापस नहीं जाते, तो वो इनके यहाँ रहने आए हुए थे। तो इनकी कज़न को सीने से लाने का शौक़ था, तो इनकी वालदा ने उनके लिए एक अलग से कपड़ा एक ला के रखा था कि तुम इसको यूज़ करना या जो करना है करो। तो उनके जाने के बाद ये लोग ऊपर की मंजिल पे गए, और वो कपड़ा उसने मांगा कि मैं ये मतलब इस पर सिलाई करूँ या कुछ इस तरह का काम करना शुरू करती हूँ। तो जैसे ही इन्होंने कहा कि मैंने कपड़ा इन्होंने निकाला, तो वो कपड़े में सुराख हुए हुए थे, और मतलब नया कपड़ा था, लेकिन उसमें इस तरह का काटम पीटी हुई हुई थी और सुराख हुए हुए थे, जो कि पहले जब देखा तो नहीं थे, लेकिन अब थे। अब ये कहते हैं वो जो कज़न थी वो वैसे तो बड़ी शरारती थी, लेकिन ये देख के उसको पता नहीं क्या हुआ, एक खौफ सा उसमें बैठ गया। और फिर हाँ, इन लोगों ने भी ज़्यादा इस बारे में नहीं सोचा, और वालदा जब आई तो उनको बताया कि भाई ये क्या सिलसिला है, कपड़ा ख़राब है वगैरह वगैरह। अब ये कहती हैं कि वापस आई, सब कुछ हुआ। अब हम सब, इवन कज़न्स को बोला गया कि भाई अपने कपड़े जो है वो इस्त्री करो और उनको अलमारियों में टांगो, इस तरह क्या खुले फेंके में, क्योंकि अच्छे अरसे के लिए सब रुकने आए हुए थे। तो सब ने जो है वो इसी तरीके से अपने कपड़े इस्त्री किए, तय किए और अलमारियों में टांग दिए। अब ये कह रहे हैं कि जनाब, कज़न्स को छोड़ के इनके सारे कपड़ों में सुराख हुए हुए थे, और ऐसा नहीं कि कोई कीड़े के खाने की तरह गोल से छोटे मोटे सुराख हों, लेकिन बाकायदा जिगजैग की तरह कटे हुए, एक बिल्कुल फ्लैट काटे हुए थे, और
मज़े की बात ये थी कि सिर्फ इनकी फैमिली यानी इनकी वालदा इनके कपड़ों में था, जो कज़न्स वगैरह और भाई का मतलब उनका बहन भाई कज़न्स इनके जो रुके हुए थे, उनके कपड़ों में कोई मसला नहीं था। और इनका हालत ये हो गई थी कि इस सब के बाद आहिस्ता आहिस्ता इनके सारे कपड़े ख़राब हो रहे थे, और उसके बाद इनकी चीज़ें भी गायब होना शुरू हो गई थी, जो कि अजीब अजीब जगहों से मिलती थीं। बहुत सारे इनके पैसे भी जो लेके ये किसी मकसद के लिए आई थी लॉकर में रखे थे, उतनी कहाँ वो भी घूम गए थे, और काफ़ी एक परेशानी के शुरू हुई थी। कपड़ों की ख़राबी वाला सीन तो ऐसा हुआ कि ये बताती हैं कि इनके पास एक कपड़ा नहीं बचा, इनके नाना ने इनको एक गिफ्ट, एक नया जोड़ा दिया था। तो ये जोड़ा बाहर कमरे में रख के अपने खोल के और नहाने गई, और बाहर निकली तो वो कपड़ा बिल्कुल ख़राब हो चुका था, यानी कि वो जोड़े में सुराख हो चुके थे और बिल्कुल पहनने के काबिल नहीं रहा था। ये हालात हो चुके थे। ये सब होने के बाद मामू ने इनके किसी को बुलाया, और उसने बोला कि आप लोग बहुत ज़्यादा ज़िक्र वगैरह करते थे, जिसकी वजह से आप लोग काफ़ी हद तक बचे रहते थे, और कुछ शयातीन हैं जो कि बहुत खुश होते हैं आप लोगों को डरा के, और इसी वजह से ये आपके साथ हो रहा है। अब ये जो पूरा सिलसिला चल रहा था, ये किसी को फ्रांस में इनके वालिद और भाई थे, उनको नहीं बताया था। लेकिन उस उनको कॉल मतलब आई उसी दिन, और उनके वालिद ने बोला कि भाई आप जो हमारा सूटकेस बना के गई थी, उसके अंदर जो कपड़े रखे हैं सब मतलब ख़राब हैं, उनमें सुराख हुए हैं या कटे हुए या पिटे हुए इस तरीके से हैं, तो ये क्या किया है। तो लिटरली अंदाज़ा हुआ कि जो भी हो रहा है ये हर जगह हो रहा है, और हर किसी के साथ और इसी ख़ानदान के लिए हो रहा है। बहरहाल जो बताया गया था पढ़ने के लिए और सब कुछ इन्होंने शुरू किया, और फिर फजर के बाद मतलब रोज़ फजर के बाद ये सब करती थी, और फिर चीज़ें कुछ नॉर्मल होने लगी, और ये कहती हैं हमारी छुट्टियां ख़त्म हुई और हम वापस चले गए। 2015 में ये फिर वापस पाकिस्तान आए, तो यही तीनों और इनकी वालदा और वही भाई और अब्बा बाद में आते, क्योंकि कम छुट्टियों पे आते, वो काम करते थे, तो ये लोग आ गए। जून जुलाई में आए थे, और घर वैसे तो ठीक था, लेकिन कुछ घबराहट होती थी उस घर में, और ये कहते थे ऐसा लगता था कि मुस्तकिल कोई उस घर में इनको देखता है। अब ये कह रही हैं कि इनकी वालदा कुरान रोज़ पढ़ती थी, और ये सब किया जाता था, और छत पे जाके एक दिन मतलब ये सब के मतलब पढ़ा जाता था, इस तरीके का एक सेटअप था। और एक दिन इनकी वालदा अपनी बहनों के साथ बाज़ार गईं, ये और इनकी बहनें घर पे थीं। तो जिन इनकी तबीयत थोड़ी अजीब हो रही थी, तो जहाँ गोलियां रखी जाती हैं वहाँ वो डब्बा इन्होंने खोला, तो उसमें से तावीज़ निकला, जो कि हैरत अंगेज़ बात थी, क्योंकि ये घर बंद होता है, और मेडिसिन के डब्बे में मतलब आने के बाद तो ये कोई इनके पास रह नहीं रहा था। तो ये कैसे हुआ, इन्होंने अपनी वालदा को बताया, तो वालदा ने उसको ऐसे कर दिया जैसे कि उन्होंने नहीं रखा था, और ऐसे करके बात घुमा दी, जबकि इन लोगों को अंदाज़ा हुआ कि ये कुछ मामला टेढ़ा है, ये जब हम यहाँ आते हैं कुछ होता है। बहरहाल ईद सीज़न में आए थे, ईद हो गई, ईद के दिन ये लोग जो है वो कब्रिस्तान जा रहे थे। तो इनकी छत पे जाने का जो दरवाज़ा है, वो एक बड़ा सा दरवाज़ा है तीसरी मंजिल पे, वो क्या कहते हैं, ये लोग अक्सर दिन में खोल देते थे ताकि सर्कुलेशन वेंटिलेशन रहे। तो क्योंकि ये जा रहे थे बाहर, तो उसको बंद करके ये गए। अब ये कह रहे हैं कि सुबह के टाइम जब वो बंद करके मतलब जाने लगे, तो इनकी वालदा मतलब क्या कहते हैं वापस आई, और सब लोग वापस आए, तो दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आ रही थी वो छत का। इनकी वालदा ऊपर गई, क्योंकि बराबर वाले मकान मतलब की छत करीब में, तो वो नौकर चाकर एक ही शेयर करते थे, तो वो आते जाते थे, तो उनको लगा कि शायद वहाँ से कुछ औरतें आई हैं या कुछ करने के लिए, या सफाई के लिए, या किसी चीज़ के लिए, ईद के हवाले से। तो वो ऊपर गई, और कोई मुस्तकिल दरवाज़ा पीट रहा है, उन्होंने आवाज़ देते देते आवाज़ जब दरवाज़ा खोला, तो बाहर कोई नहीं था। अब ये अजीब परेशान, ये क्या हुआ, फिर दरवाज़ा वापस बंद किया और नीचे उतरने लगी, तो फिर किसी ने जल पीटना शुरू किया। तो उनको लगा कि जो शायद चला गया था, मायूस होकर फिर दरवाज़ा देख के वापस आया, तो जल्दी से ऊपर गई और फिर दरवाज़ा खोला, तो फिर वह कोई वहाँ मौजूद नहीं था। डर के मारे इन्होंने दरवाज़ा खुला ही छोड़ दिया कि जो भी ये कर रहा है उसको गुस्सा आ रहा है कि ये दरवाज़ा बंद क्यों है, रोज़ तो खुला हुआ होता है।
तो वो उसको छोड़ के, खुला छोड़ के जल्दी से नीचे आ गई। अब ये कहते हैं कि ये सब चीज़ें हम होती रहें और ये वक्त चलता रहा। अब ये शादीशुदा हैं, अब ये उस घर पे मतलब रहती भी नहीं है, जाती भी नहीं है, लेकिन इनके भाई बहन सब अभी भी बताते हैं कि ये रात में अजीब वहाँ चीज़ें होती हैं। कभी लाइटें बंद खोल होती हैं, कभी इनको कोई छूता है आके, और सोते में कभी कोई इनको छेड़ता है, कभी इन पे से चादरें हटा लेता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और बात इसमें भी आपने कहा कि आपको लगता है कि कोई आ, किसी मतलब उनके मामू ने जब पता करवाया तो किसी ने कुछ करवाया हुआ है। तो बेहतर ये है कि अगर उस घर पे ये मतलब देखा जाए कि उस घर पे है या फैमिली पे है। अगर उस फैमिली पे है तो फिर तो देखें उसका क्या इलाज है, लेकिन अगर घर पे है तो घर तो छोड़ा जा सकता है कि आप लोगों के लिए वो तंग किया है। लेकिन बहरहाल आपका अपना डिसीजन है, जो आप देखें वो बेहतर है। अब अगली स्टोरी जो आ रही है वो सुमाना साहिबा की है, और ये बताती हैं कि इनका ताल्लुक जनूबी पंजाब की सिटी रहीम यार ख़ान से है, और ये कहानी शुरू हुई 2013 में। इनके वालिद साहब तो को क्या मतलब काफ़ी रिलीजियस आदमी थे, और मौलवी कह सकते हैं आप, इस तरह के आदमी थे, और काफ़ी इबादत करते थे, सब कुछ करते थे। 2013 में इनकी कुछ लोगों से मुलाकात हुई, और एक जुनून इनमें पैदा हो गया कि मुझे जो है जिन्नात पे काबू करना है। और उस चीज़ को सीखने लगे लोगों से पूछ के, और जो उनके सर्कल में स्कॉलरली रिलीजियस टाइप लोग थे कि ये क्या होता है, क्या तरीका है, वगैरह वगैरह। बहरहाल इन्होंने एक अमल शुरू किया 40 दिन का अपने घर पे, और बकौल इनके कि 1-2 दिन तो हालात ठीक रहे, लेकिन उसके बाद से जिनको वो काबू करना चाह रहे थे वो उन्होंने आके इनको डराना शुरू कर दिया। बहुत हिम्मत से काम लेते रहे, लेकिन फिर हालात ये हो गए थे कि अब ये क्योंकि एक बहुत रिलीजियस आदमी थे तो नमाज पढ़ने की कोशिश करते थे, तो इनको उससे रोका जाता था, और सजदे में जाते थे या मतलब इस तरीके से तो पैरों के पास बाकायदा पटाखे फट रहे होते थे। इस तरह की हरकतें होने लगी थी और काफ़ी परेशानी घर में थी। इन्होंने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए और चीज़ों को सोचते हुए कि मतलब ये इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, और ये घर में इबादत भी नहीं करने दे रहे, और इस तरह की चीज़ों को सोचते हुए इन्होंने वो काम रोक दिया। अब वो काम तो रोक दिया, लेकिन उससे जो असर हो चुका था वो ख़त्म नहीं हुआ, और बकौल इनके कि वो बस जिन्नात जो थे वो इनके घर में बसेरा कर गए। अब वो दिन, और मतलब जब सिलसिला चलता रहा, इनका जो घर था उसके ऊपर वाली मंजिल जो थी उस पे एक खाली मतलब एक कमरा बना हुआ था, उसके अंदर एक वॉशरूम था और बाकी छत थी। तो उस कमरे के अंदर मतलब कोई रहता नहीं था, स्टोर की तरह इस्तेमाल होता था। तो ये कह रही हैं कि हमें तो वैसे आदत हो गई थी कि घर में इस तरह की मतलब घबराहट और आवाज़ें और सब कुछ, लेकिन उस कमरे में एक बड़ा ख़ास इफ़ेक्ट शुरू हुआ इस सब के बाद। अब ये कहते हैं कि कभी सफाई के लिए हम ऊपर जाते थे और वॉशरूम खोलते थे तो बंद कमरा, वॉशरूम खिड़की बंद, सब कुछ बंद, खोलते थे तो अंदर बाकायदा हरे वाले तोते मरे हुए मिलते थे, और इस तरह की वहाँ चीज़ें होती थी। रात में वहाँ ऊपर सामान हिलना, बर्तन टूटना, इस तरह की आवाज़ें आती थी, और हत्ता कि कभी कभी तो ऐसा भी महसूस होता था जैसे घोड़े दौड़ रहे हैं ऊपर। इनकी जो बहन थी उस वक्त तकरीबन 15-16 साल की वो होंगी, उनका मतलब उनको भी मतलब शदीद तंग करते थे, उनको बहुत डर लगता था, और उनके जो कमरे का वॉशरूम था उसकी भी लाइटें अक्सर ऑन ऑफ होती थी, और मतलब काफ़ी उनको डरा के रखा जाता था और वो काफ़ी परेशान रहती थी। इनके वालिद साहब को भी अक्सर डरावने ख्वाब आते थे जिसमें सोते में वो रोना शुरू कर देते थे, लेकिन बहरहाल ये मामला कभी ख़त्म नहीं होता था। ये सिलसिले चलते रहे और ये आवाज़ें और सब कुछ चलती रही, शोर शराबे चलते रहे, मरे हुए जानवर मिलते रहे 2013 से लेके
2019 के सितंबर तक। अब सितंबर में ये कहते हैं कि इनके वालिद साहब अक्सर तबलीगी जमात के साथ जाया करते थे, तो वही लोग इनसे मिलने आए हुए थे, वही बात करने के, जाने आने की और सब कुछ। तो उनसे उन्होंने अपना जब हाल बयान किया कि मेरे साथ ये हो रहा है, तो उन्होंने इनसे कमीज़ मंगवाई अपनी और इनको भेजा। ये जाके उन्होंने अपने वालिद की एक कमीज़ ला के उनको दी, जिस पे उन्होंने कुछ किया, कुछ नापा, कुछ किया, तो उससे उन्होंने कहा कि आप पे तो काफ़ी शदीद असरात हैं। ये सारी बातचीत हुई, उन्होंने पे दम वम किया, कुछ सिलसिला किया, और उसके बाद वो लोग चले गए। और कोई दोपहर में या शाम में 3 बजे इस तरीके से, 3-4 बजे, ये अपने फैमिली के साथ, यानी इनके वालिद साहब, ये वो सब बैठ गए कमरे में और बातें चलनी थी इधर उधर की। अब ये कहती हैं कि बातें करते करते एकदम से वो उनके वालिद कहते हैं कि मैं जब ज़मीन पे पैर रखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा पैर ज़मीन पे नहीं रखा हुआ और कोई चीज़ उसको उछाल रही है, मतलब पैर वापस कर रही है, मुझे ज़मीन पे पैर लगने नहीं दे रही। अब ये सब बात करते हुए एकदम से उनको कुछ घबराहट सी हुई और वो घर से बाहर निकल गए। 10-15 मिनट बाद वापस आते हैं तो ज़रा पसीने पसीने और कुछ ऐसी अजीब हालत में, तो असर का वक्त शुरू होने वाला होता है, तो वो नहाने को चले जाते हैं। अब ये लोग सारे बाहर, मतलब लाउंज में ही बैठे हुए हैं, और वो कमरे में नहाने गए और उसके बाद मतलब कपड़े पहन के बदल के बाहर निकले होंगे कमरे में, तो वहाँ से चीखने की उनकी आवाज़ आई। अब ये कहते हैं कि उनकी चीखने पे हम सब भाग के उनकी तरफ जब गए, तो वो बेड पे बिल्कुल बेहोश पड़े हुए थे, और जब उनको देखा तो वो अल्लाह को प्यारे हो चुके थे, यानी इस दुनिया में नहीं रहे थे। अब ये कहते हैं कि उस दिन के बाद वो सारे मसले, सारे शोर, वो सब ख़त्म हो गया और घर में फिर ये सब कुछ होना बंद हो गया। वो दिन के बाद एक दफ़ा ऐसा हुआ बस कि इनके वालिद साहब की एक मोटरसाइकिल थी, जो कि अब उनके जाने के बाद अंदर एक कमरे में खड़ी हुई थी, और वो 2 साल से खड़ी हुई थी, और वो ना उसकी चाबी थी, और वो ना चलाई गई थी, ना उसमें बैटरी थी, तो वो चलने के काबिल ही नहीं रही थी और बंद पे खड़ी हुई थी। तो रात को एक दिन उसके इशारे, जो इंडिकेटर्स होते हैं, वो खुद से जलने लगे और उसमें से एक शोर आने लगा, और ये कहते हैं कि ये उतरी और जाके उसको बंद किया खुद इशारों को, हैरत अंगेज़ तौर पे कि ये किस तरह चल पड़ी। लेकिन उसके बाद कोई इनके घर में नहीं हुआ, और एक बहुत बुरा एंड हुआ। इस स्टोरी का क्रक्स वही है कि आपके सामने ही है कि एक चीज़ आपको खुद आप दावत दे रहे हैं काम को, जो कि नहीं करना चाहिए। ये मेरा अपना ओपिनियन है, बाकी आपकी अपनी है, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं ऐसा काम करना चाहिए कि आप खुद से अपनी मर्ज़ी से बुलाएं और सब कुछ करें, क्योंकि दो अलग अलग दुनियाओं के डायमेंशंस की चीज़ें हैं, उनको आप इंटरैक्ट ज़बरदस्ती कराएंगे तो ऑब्वियसली, और फिर ये चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है कि कोई अच्छा है बुरा है वॉटेवर। तो अच्छा हंसता खेलता सही एक चीज़ अपने हाथों से बर्बाद करने की मिसाल है ये। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस सैड स्टोरी, एंड अल्लाह आप लोगों की खैर करे। आगे बात करते राफी साहब की, और राफी साहब बेसिकली एक किसी अंकल की, ये रिश्तेदार, बस अंकल ही लिखा हुआ है भारत, तो उनकी एक कहानी बता रहे हैं जो कि उनकी दोस्त ने उनको सुनाई। उनके ही मतलब ताया थे उनके दोस्त के। अब ये कहते हैं कि वो आर्मी में डॉक्टर थे, और कहीं नॉर्थ में उनकी पोस्टिंग थी। एग्जैक्टली कहाँ वो उनको याद नहीं है, और ये कहीं जा रहे थे, पहाड़ी इलाका था, और गाड़ी पे मतलब अपने ड्राइवर के साथ जा रहे थे। अब क्योंकि रास्ता इतना ख़राब था और ऐसा घूमता घुमाता हुआ था जहाँ पे इनको जाना था, पोस्टिंग इनकी थी जहाँ, तो ये आदमी ऐसे थे कि ये मतलब अपना आराम से कुरान पढ़ रहे थे या कुछ से बारह पढ़ रहे थे, और ज़ोर ज़ोर से उसकी रिसाइटेशन कर रहे थे, यानी ज़ोर ज़ोर से पढ़ रहे थे, और ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। थोड़ी देर में इन्होंने नोटिस किया, देखा कि ड्राइवर जो है वो बड़ा पसीने पसीने हुआ है, जबकि पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, ठंडा हिसाब किताब है।
तो ड्राइवर से इन्होंने पूछा, मतलब तिलावत बंद करके, कि तुम्हें क्या हुआ है। जिस पे ड्राइवर ने इनको कहा कि सर आप तिलावत करते रहें और बस उसी पे ध्यान दें और खिड़कियों से बाहर ना देखें। अच्छा, ये एक तजस्सुस हुआ, लेकिन बहरहाल इन्होंने फिर तिलावत शुरू कर दी उसकी हालत देख के कि भाई इसको पता नहीं क्या हो रहा है और बस चलाने दो। और ये फिर उसमें आ गए और फिर कुछ देर के बाद उसकी हालत और ख़राब होते हुए देख के इन्होंने फिर उससे कहा, जिस पे उसने यही कहा कि भाई आप तिलावत करते रहें और खिड़की से बाहर ना देखें। और ये चुप रहे और तिलावत करते रहे। फिर एकदम से इन्होंने जब बाहर देखा तो दो लाल आंखें बकौल इनकी अंदर इनकी तरफ देख रही थी बाहर खिड़की से, जबकि ये पहाड़ी सड़क पे जो ऊपर जा रहे थे, मतलब ये सड़क पे थे और बराबर में खाई थी और उसमें सिर्फ दो आंखें इनकी तरफ देख रही थी। ये जब चौंके तो इन्होंने देखा कि ऊपर कुछ पावर केबल जा रहे थे, मतलब लाइंस डली हुई थी। तो उसके ऊपर कोई इंसान नुमा चीज़ जो है वो बिल्कुल बिल्लियों की तरह इनके साथ साथ चल रही है। जैसे जैसे गाड़ी चल रही है वो भी इनके साथ साथ इनको देखती हुई चल रही है। इन्होंने अपनी नज़रें वापस गाड़ी के अंदर कर ली और फिर तिलावत शुरू कर दी। और जो इनके ड्राइवर थे बस वो बड़ी मुश्किल से चलाते रहे कि और बिल्कुल पसीने में तर गाड़ी चलाते रहे। ये कह रहे हैं कि एक तो आज जब आप पहाड़ों में चढ़ रहे होते हैं तो ऑक्सीजन लेवल वैसे ही कम होता है, उसके ऊपर इस तरह की चीज़ ने घबराहट सी एक महसूस हुई और ये इसी हालत में तिलावत करते करते बेहोश हो गए। इनकी जब आंख खुली तो ये एक अस्पताल में थे, सर इनका फट रहा था और अजीब हालत इनकी, मतलब हशर हुआ था। और फिर जब इन्होंने पूछा कि मतलब वो ड्राइवर कहाँ गया, तो ये कहते हैं कि भाई बच गए आप। ड्राइवर जो था वो बस कहीं उसने गाड़ी पहुंचाई और वहाँ पे उसने गाड़ी रोकी और वो मर गया। ये पीछे बेहोश थे और वो मर गया। और उसके बाद मतलब इनको किसी ने देखा दाखा और वो उसे ले गए। आर्मी का इलाका था। और अब ये कहते हैं कि उस रात का जिक्र करते हुए भी इन साहब को अभी भी खौफ से काम जाते हैं। अगली कहानी रुबीना की है, जो कि इंग्लैंड में है, वहाँ से लिखती हैं। अब ये बताती हैं, पहले तो एक छोटा सा मुख्तसर सा एक किस्सा बता रही हैं एक मकान का, जो कि मकान भी नहीं है, कोठी है बाकायदा। अब ये कहती हैं कि बर्मिंघम की ये है और बहुत बड़ी जगह है और काफ़ी मशहूर जगह है। पहले लोग जानते नहीं थे, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम था उस जगह में और वहाँ कोई रह नहीं पाता था। लोग अक्सर उसको ख़रीदते थे क्योंकि इतनी बड़ा महल नुमा कोठी कोई मिलना मुश्किल है और बहुत सस्ते दामों में भी मिलना मुश्किल है। तो बर्मिंघम में कोई आता था, देखता था और फ़ौरन ये सोचता था कि या तो मैं अपने रिहाइश के लिए ले लूँ या मैं इसको ले लूँ, उसको रेनोवेट करूँ, बेच दूँ या दीगर वजूहात। अब ये कहती हैं कि जो वहाँ पे लेता था और वहाँ शिफ्ट करता था, एक दो दिन के अंदर छोड़ छाड़ के वो चला जाता था। बहुत लोग आए, बहुत लोग गए। फिर इमिग्रेंट्स की बारी आई। इमिग्रेंट्स में भी बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया। कुछ सिख लोग आए इंडिया से, उन्होंने ख़रीदा ये सोच के कि भाई हम किसी गुरु को, किसी आमिल को बुला के सही कर लेंगे, लेकिन वो भी छोड़ गए। इसी तरह एक हिंदू फैमिली आई, कुछ लोग पाकिस्तान से आए, बड़े बड़े मौलवी बुला लिए, लेकिन बहरहाल उस जगह का कुछ नहीं कर पाए। लोग बोलते थे वहाँ डिमोनिक पोजेशन है उस जगह पे, वो जगह इस काबिल ही नहीं है कि वहाँ आप रह सकें। और बड़े आए बड़े गए, क्योंकि बहुत जगह पे वो मतलब काफ़ी जगह पे थी और काफ़ी पैसों के मामले में हर कोई, ज़ाहिर सी बात है, लालच में कोशिश करता है मैं जगह ले लूँ, मैं कुछ कर लूँ, लेकिन कोई ज़्यादा कोई कुछ कर नहीं सका। अब ये तो एक नॉर्मल सी बात थी, लेकिन कुछ अरसे से लोगों ने देखना शुरू किया कि वहाँ कोई एक आदमी नज़र आना शुरू हुआ और वो वहाँ रह रहा है और ऐसा लगता कि काफ़ी सुकून से और अरसे से रह रहा है। तजस्सुस में लोग उससे मिलने की कोशिश करते, बकौल इनके कि ये लोगों ने भी देखा जाके उस महल को, उस जगह को। तो एक अजीब खौफ और
घबराहट होती है उस जगह को देख के। और वो जो आदमी वहाँ रहता है उससे मिलने की लोगों ने कोशिश की, पूछने के लिए कि आखिर अंदर क्या है और लोग जो बातें करते हैं। लेकिन वो आदमी बकौल इनके कि लगता है ऐसा है कि किसी कश्मीरी डिसेंट का है या कश्मीरी है। और एक आध दफ़ा किसी ने उसको बुलाने की कोशिश की कि बाहर घर से आए, उनको बात करनी है। तो उस आदमी ने आके सिर्फ इनको देखा और उसकी नज़रों से कोई आंख नहीं मिला सका। और इतनी घबराहट हुई उसकी सिर्फ आंखों में देख के कि वहाँ से जो सवाल पूछने वाले आए वो भी भाग गए और वो मुस्कुरा के वापस अंदर चला गया। तो ये तजस्सुस में इन्होंने ये बात बताई कि एक मिस्ट्री है कि ये आदमी कौन है और इस घर की क्या ख़ास बात है। तो इसके लिए आपको ये बताना पड़ेगा कि एक आखिर ये है कौन, सी जगह कोई मशहूर जगह है तो फिर उसका नाम लेना पड़ेगा ताकि फिर शायद वहाँ से कोई हिस्ट्री के बारे में पता चल सके। ऐसे तो मुश्किल है बताना, क्योंकि मेरे जहन में तो बर्मिंघम के किसी मैंशन या महल के बारे में तो कुछ आइडिया नहीं है कि वहाँ क्या सिलसिला है। बहरहाल अगली ये फिर कहानी बताती हैं आज़ाद कश्मीर की, जहाँ से इनके ससुरालियों का ताल्लुक़ है। और ये फिर बात करती हैं कि इनके ससुराली हैं या इनके कज़न की, ये मुझे याद नहीं। मेरे ख़्याल है कज़न की ससुराली हैं। आज की थीम कज़न और कज़न की रिश्तेदारों पे ज़्यादा है, तो कज़न की ससुराली है। तो वो बताते हैं कि 30-40 साल पुरानी ये स्टोरी है, जिसमें बताते हैं कि भाई मियाँ बीवी और उनके 5-6 बच्चे थे और ये लोग गाँव के रहने वाले हैं। आज़ाद कश्मीर के पास एक गाँव के अंदर एक गाँव। तो काफ़ी पतले हाल थे। मतलब ये इस तरह की जगह बता रही हैं जहाँ किसी ने गाड़ी नहीं देखी और पैदल आना जाना होता और सब कुछ होता। और ये जो इलाका है ये ऐसा है कि उसके आस पड़ोस में जंगल भी हैं, पहाड़ भी हैं, नदी नाले भी हैं, सब कुछ है। अब किसी मकसद से पूरी फैमिली निकली और बात यह है कि वहाँ पे कोई इंतज़ाम नहीं था, पैदल आना जाना था और पैदल ही सब कुछ था सिलसिला। भले जितनी देर लगे, घंटा 2 घंटा, जैसा भी था पैदल का हिसाब था। तो एक बाज़ार था करीब में, जो कि पैदल जाना था तो काफ़ी ज़रा लंबा रास्ता था। तो पूरी फैमिली मैं बच्चों के माँ बाप बच्चे लेके वहाँ के लिए रवाना हुई। और वहाँ दिन में पहुँच के जो लेना लेवाना था, करना कराना था, वो किया और अपना सामान लेके वापसी गांव की तरफ चल दिए। अब जिस तरह का रास्ता बताया और जिस तरह का इलाका बताया, तो कहीं किसी खेत से गुजर रहे हैं और किसी कुछ कर रहे हैं, कहीं पहाड़ से गुजर रहे हैं, किसी जंगल से गुजर रहे हैं। और ये इस तरह चलते चलते और बच्चों को लेके शाम हुई, शाम से रात होने लगी। अब ये कहते हैं कि कोई नदी आई और नदी में टापने के लिए या उसके पार करने के लिए थोड़े बहुत पत्थर डाले जा रहे थे कि सामान लेके उसके ऊपर से चले जाएं और पानी में ना मतलब घुसें ज़्यादा। तो इनकी जो छोटी बेटी थी उसकी एड़ी पे किसी सांप ने काट लिया। अब था तो जंगल बेअमान जगह, तो अब जानवर जहरीला निकला और उसने काट लिया। वालिद जो थे उस बच्ची के, जो साथ में थे उसके, उनके पास एक चाकू एक खंजर था। तो उन्होंने जल्दी से उस जगह पे जहाँ काटा था उस पर कट मार के खून बहाना शुरू कर दिया। और उनको याद आया कि पीछे कहीं रास्ते में एक जगह एक हकीम नज़र आया था उनको। और उन्होंने बच्ची को गोद में लिया और इनको सबको बोला कि यहाँ ठहरो और मैं बच्ची को लेके वापस जा रहा हूँ और फिर मैं जब आऊँगा तो हम साथ मतलब गाँव जाएंगे, क्योंकि अभी भी कुछ वीराने का सफ़र बाकी था। क्योंकि वो बच्चे साथ में थे और सब कुछ, तो उन्होंने बच्ची को उनको रोका और सामान के साथ वहाँ रोका और बच्ची को गोद में लिया और वापसी की तरफ दौड़ गए। अब ये लोग, अंधेरा हो रहा है, बच्चों के साथ इनकी वालदा मतलब बैठी नहीं है। तो उनकी जो एक बड़ी बेटी थी 15 साल की या कुछ, वो नदी के पास जाके बैठी और पानी में पैर मारने लगी और बाकी सब जमा करके ये वहाँ थी। और कोई बच्चा कुछ कर रहा है, कोई बच्चा कुछ कर रहा है, अंधेरा है, ना कोई ख़ास रोशनी है, हल्की हल्की सी चांद की कुछ
आ रही है, उसी में कुछ दिख रहा है कि इसी दौरानी में अब माँ जो है वो सब पे नज़र बारी बारी देखती जा रही हैं कि कौन क्या कर रहा है, कोई ज़्यादा दूर ना चला जाए, कुछ ना हो जाए। तो बेटी की जानिब जब उन्होंने देखा जो नदी में पैर मार रही थी बैठ के, तो उसके ऊपर से कोई चीज़ बाकायदा छलांग मारी या कूदी। तो वो चौंकी कि एकदम से ये कहाँ क्या चीज़ लड़की के ऊपर से गई है, और वो नदी की दूसरी तरफ जाके बैठ गई। जब इन्होंने उस जानिब देखा तो एक अजीब सी औरत थी जो कि कंधे से बाल अजीब खौफनाक से हाथ पैरों के साथ इनकी तरफ देख रही थी, और जब उसकी निगाह की तरफ देखा तो उसकी आंखें कुछ अजीब तरीके से लाल अंधेरे में नज़र आ रही थी। अब ये ऐसी सिचुएशन थी, ये जगह थी, और मसला था कि ये फंस चुकी थी, बच्चे थे, छोटे भी थे, भाग नहीं पाते, 4 बच्चे और मतलब अकेली औरत। तो उन्होंने आहिस्ता-आहिस्ता सबको दूसरी तरफ मोड़ा और कहा दूसरी जानिब देखने को, और उसकी तरफ आँख नहीं डालना, और अपनी बेटी को भी इसी तरीके से आहिस्ता-आहिस्ता करके मोड़ा और उसको बोला कि उसकी तरफ देखना नहीं और सब खामोश रहें। कोई शोर ना मचाए, कोई कुछ ना करे कि ये हमारी तरफ वापस लपके, और बस मुँह अपना उधर से हटा लो जहाँ वो है। इस तरह करके वहाँ से आहिस्ता-आहिस्ता हटने की कोशिश की गई, और कुछ देर के बाद उनके शौहर वापस आए अपनी बेटी को लेके और उसकी पट्टी-वट्टी करवा के। तो देखा कि वहाँ कोई औरत अब नहीं है, कुछ नहीं है, और बस वो एक खौफ तो था, लेकिन शौहर के आने के बाद बस वहाँ से उन्होंने वापसी का रास्ता अख्तियार किया और अपने घर को चले। घर जाने के बाद इनकी जो बेटी थी, मतलब सब ठीक था, लेकिन कुछ अरसे के बाद जो बेटी जिसके ऊपर से वो चीज़ कूदी थी, उसने कुछ अजीब तरीके से बिहेव करना शुरू किया, और काफ़ी मतलब लड़ाई-वड़ाई करती थी और शोर-शराबा करती थी। बहरहाल वहाँ तक तो ठीक था, और एक दिन क्या हुआ कि इनके वालिद जो थे वो क्या कहते हैं, चले गए थे शहर, और शहर जाके काम कर रहे थे, कारोबार मतलब बच्चों के लिए पैसे जमा करने, ऑब्वियसली काम करने के लिए। तो उस दौरानिए में ये जो लड़की थी ये बिल्कुल ही आउट होने लगी, चीखने, पीटने, मारने, लड़ने, अजीब तरीके की बातें, अजीब हरकतें, रात में सोते में उठ जाए, कुछ करे, बिल्कुल आपे से बाहर। इस दौरानिए में फिर ये मतलब देखा गया कि इसके साथ तो कोई प्रॉब्लम है, और फिर कुछ मतलब एक मौलवी को बुलाया गया कि इसको आके देखे। तो जब वो मौलवी आया तो वो घबरा गया अपना अमल करने के बाद, और उसने फिर उनकी वालदा को बताया कि इसके ऊपर किसी चीज़ का साया है, किसी चुड़ैल नुमा चीज़ का साया है। तो इनकी वालदा ने कहा कि फिर उसका इलाज करें, तो उसमें उस मौलवी ने कहा कि ये मेरे बस की बात नहीं है, और उसकी तबीयत ख़राब होने लगी और वो मौलवी वहाँ से भाग गया। इसके बाद ये दीगर लोगों के पास गईं, जहाँ पे जिसने उस लड़की की तरफ देखा उसने बोला मैं इसका इलाज नहीं करूँगा, करते कराते, और इस दौरानिए में वालिद भी नहीं थे, वो शहर में थे। तो ये किसी बड़े पीर फ़कीर आस्ताने के पास गईं। तो वहाँ पे उसने कहा कि जो भी ये चीज़ है हमारे बस से बाहर है, और अगर उसको हमने हटाने की कोशिश की तो ये आपकी लड़की को मार देगी। तो अब आपकी मर्ज़ी है कि आप लड़की को अगर रखना चाहती हैं ज़िंदा तो इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, वरना तो ये हम उसको हटाएँगे तो ये उसको छोड़ेगी नहीं। अब ये कहते हैं कि जी ये बात होके ख़त्म हो गई। 45 साल गुज़र गए और वो लड़की भी अब 45 साल मतलब की हो गई, सॉरी 45 साल की हो गई, और काफ़ी वक्त गुज़र गया। ये लोग यूरोप में रहते हैं, और हालात ये हैं कि वो आज भी एक हड्डियों के ढांचे की तरह है, लड़ती रहती है, फड्डे करती रहती है, घर में होती है अपने आप को ज़ख्मी करती है, घर से बाहर जाती है लोगों को मारने लगती है, हत्ता कि कोई शीशा होगा उसको तोड़ के किसी को मारने लगेगी, ये किसी भी चीज़ से किसी पे हमला कर देती है। हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो जो भी चीज़ उस पे मुसल्लत हुई वो आज तक है, और बस एक छोटे से रात के टूर की वजह से ये मुसीबत उस लड़की पे आन पड़ी जो आज तक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी, और
ये थी आज की जिनकास्ट। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आगे आइंदा कोशिश करेंगे रेगुलर होने की, और उम्मीद है आप लोग देखते रहेंगे और ईमेल पे स्टोरियाँ भेजते रहेंगे और अपने आइडियाज़ भी भेजते रहेंगे। आगे हो सकता है हम हार्ट ब्रेक होटल HBH, अगर कभी किसी ने देखा हो तो उसको दोबारा शुरू करें। लेकिन एक चीज़ तो तय हो चुकी है कि JC यानी जिनकास्ट तो कहीं नहीं जा रही, तो उसको हम कंटिन्यू रखेंगे, जो होगा उसके अलावा ही होगा। तो दिस वाज जिनकास्ट 161 एंड आई विल सी यू सून। अल्लाह हाफिज़।